Hello everyone, welcome to today's session. In the today's session, we are going to discuss about the types of vessels. देखो बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक हम लोगों ने गैस लॉज कर लिया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया हम लोगों ने. आई थिंक आप लोगों के गैस लॉज पूरे अपडेटेड होगा, आप लोगों का आपने नोट्स बनाया होगा और आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा. सो इन द टुडेस लेक्चर द टाइप ऑफ वेसल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में बच्चों क्या होते हैं, वेसल्स ना दे के डायरेक्ट कुछ फार्मूलाज लिखवा देते हैं आप लोगों को, जिनको आप लोगों को मे बी रटना पड़ेगा. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे. क्या है, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर जेई एंड नीट. तो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेसल का कॉन्सेप्ट, उसको अगर आप लोग समझ लिए आप लोग, तो जो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आप लोग उस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वहाँ से आप लोग फार्मूला को रटना भी नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आराम से हो जाएगा. देखो जो 11th साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, फिर मैथ्स हो गया. स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ. केमिस्ट्री इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो आप लोग अगर पूरे ध्यान से इसको समझने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर होंगे, बहुत सारे नए नए चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे. तो चलिए, आप लोगों ने वेसल्स के बारे में तो सुना ही होगा. वेसल्स यानी कि जिस वेसल में हम लोग खाना खाते हैं, या फिर वेसल बहुत तरह के हो सकते हैं. वेसल बोलते ही आपके मन में वो बांस वाला वेसल भी आ सकता है. तो केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है. बेलून भी एक टाइप का वेसल भी अगर बोलेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेलून आ सकता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आ सकता है, यहाँ पे पाइप आ सकता है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेसल. तो द फर्स्ट वेसल जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, आप लोगों को बहुत दिनों से पता होगा, ओपन वेसल. ठीक है बच्चों, ओपन वेसल. ओपन वेसल बोलते ही आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा कि हाँ, एक कोई वेसल होगा जो ओपन होगा. यस, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं अगर एक ओपन वेसल बात करूँगा, चलो मैंने एक वेसल ऐसे ले लिया जिसका अपर एंड क्या होगा, ओपन होगा. जिसका अपर एंड क्या है, ओपन है. एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है. तो यानी कि जो ओपन वेसल हुआ, तो मैं बोलूँगा कि ओपन वेसल में प्रेशर कौन सा आ रहा है. ओपन वेसल का कॉन्सेप्ट क्या है. तो यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैंने क्या बोला था, PATM. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारे अराउंड जो एयर है, जो एक मोटा सा लेयर है एयर का, वो क्या करता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वैसे ही अगर ये एक ओपन वेसल है, ओपन वेसल के जो ऊपर का पोर्शन है बच्चों, उसके ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. और यहाँ पे ओपन वेसल में प्रेशर जो है बच्चों हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करके लिख लो. इन ओपन वेसल द प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, PATM. तो एक बच्चा ने बोला कि सर आपने वेसल को ऐसे रखा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया और मैं वेसल को थोड़ा सा टेढ़ा करके एंगल 30 डिग्री या 45 डिग्री कुछ भी एंगल पे रख दूं. बोलेगा सर अब प्रेशर कैसे होगा, आप प्रेशर कैसे इमेजिन करोगे. बच्चों ओपन वेसल के केस में आप वेसल को ऐसे सीधा रखो, ऐसे टेढ़ा कर दो. या फिर एक बच्चा आया, बोला कि सर मैं पूरा उल्टा हूँ, तो मैंने क्या किया, वेसल को पूरा ऐसे उल्टा कर दिया. थोड़ा सा बच्चों डायग्राम इधर उधर हो गया, आप इसको मैनेज कर देना. तो अगर किसी ने वेसल को पूरा ऐसे उल्टा कर दिया कि नहीं सर मैं ऐसे करूँगा, आप कैसे भी कर लो बच्चों, इसमें जो प्रेशर आएगा ना बच्चों, प्रेशर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो होगा बच्चों कांस्टेंट. तो यानी कि यहाँ पे P हो गया कांस्टेंट. तो ये पॉइंट आपको बोलने का मेरा मेन रीज़न इसीलिए है बच्चों कि अगर मान लो पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, अब R अगर देखो, मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूँ, आपको ये तो पता ही होगा, PV = NT, आइडियल गैस इक्वेशन. अगर मैं यहाँ से बोलूँ P1 V1, इसके लिए मत लिखना बच्चों, कहीं पे साइड में बॉक्स करके लिख लेना इसको. P1 V1 = N1 RT1, इसको R1 मत कर देना. इसमें अगर P2 लिखूँ मैं, P2 V2 = N2 RT2. तो देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में अगर यहाँ से इस इक्वेशन से मैं R लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन से, वहाँ से देखना जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको बॉक्स करके साइड में लिखना. यहाँ से मैं अगर R लिखूँ तो R को क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 / N1 T1. यहाँ से R क्या लिख सकता हूँ, R = P2 V2 / N2 T2. क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे ये इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे. मान लो कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में P1 V1 N1 T1 था पहले,
ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम क्या चेंज हो गया, P2 V2 N2 T2, तो एक इक्वेशन बनेगा जो इक्वेशन होगा P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा P2 V2 बाई N2 T2। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। आज P1 इज इक्वल्स टू P2 यानी कि प्रेशर बच्चों अगर कांस्टेंट है तो दोनों साइड से क्या मैं प्रेशर को हटा सकता हूँ, ऑब्वियसली हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों मेरे पास V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू दिस विल बी V2 अपॉन N2 T2। यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी चीज़ें रखने की इस फॉर्मूला को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर मैं ओपन वेसल रखता हूँ तो ओपन वेसल के केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज सेम फ्रॉम ऑल द साइड्स। और मैंने यहाँ से इक्वेशन जो बनाया, देखो दोनों साइड से R सेम है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई N2 T2। ये आइडियल गैस इक्वेशन से ही आया है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, मान लो मेरे पास एक सिस्टम था, जिस सिस्टम में मेरे पास प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, N1 था, नंबर ऑफ मोल्स T1 था, टेम्परेचर, सारे वैल्यू चेंज हो गए। कहाँ पे चेंज हुए, P2 V2 बाई N2 T2। आइडियल गैस के इक्वेशन में इसको ऐड करके आप लोग लिख लेना और यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना के लिख देना। तो यहाँ पे ओपन वेसल के केस में क्या हो रहा है, V1 बाई N1 T1 इक्वल्स टू V2 बाई N2 T2। तो आप पूछोगे सर इसका यूज़ क्या है, क्या है इसका यूज़, इसका यूज़ कैसे आएगा, कब होगा, वो प्रॉब्लम के दौरान आपको धीरे धीरे पता चलेगा। दिस इज़ योर लर्निंग फेज एंड यू विल लर्न इट सो स्लोली। तो इंटरेस्ट के साथ देखते चलो, बाकी चीज़ें आप लोगों को मज़ा लगने लगेगा। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपन वेसल। ये फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे, क्योंकि सिचुएशन को समझो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फॉर्मूला हो सकता है चेंज हो सकता है बाद में। तो कॉन्सेप्ट समझना कि कौन से केस में क्या कांस्टेंट हो रहा है, बस उतना ही आपको याद रखना है। तो उसके बाद बच्चों एक सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज क्लोज्ड वेसल। क्या है बच्चों, क्लोज्ड वेसल। देखो बच्चों क्लोज वेसल में हम लोग देखेंगे दो टाइप के। एक टाइप है बच्चों रिजिड वेसल। क्या है बच्चों, रिजिड वेसल। एंड अनदर इज मूविंग बाउंड्री वेसल। आप लोग बोले सर ये मूविंग बाउंड्री अब क्या आ गया, बताता हूँ। देखो बच्चों क्लोज वेसल यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो कांस्टेंट होगा। क्लोज का मीनिंग ही क्या है, बांध के रख दो, ये बन गया क्लोज वेसल। क्लोज वेसल में बच्चों V क्या हो रहा है, V हो रहा है कांस्टेंट। क्लोज वेसल में क्या हो रहा है बच्चों, V हो रहा है कांस्टेंट। बात को याद रखना, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट मत कर दो, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, N1 T1 इन सब का भी फैक्टर है। तो V कांस्टेंट रहता है क्लोज वेसल में, दिस इज वेरी इजी। रिजिड वेसल यानी कि बच्चों बहुत हार्ड वेसल है, जैसे कि आप बोल लो कोई बक्सा हो गया या फिर कोई डब्बा हो गया जिसमें पूरा फिक्स्ड है। लेकिन मूविंग बाउंड्री वेसल यानी कि आप बैलून ले लो, बलून से अच्छा कोई BALOON आई गेस, बैलून का स्पेलिंग ही याद नहीं आ रहा है मुझे, BALON शायद, नहीं BALOON आई गेस आई एम करेक्ट बच्चों। अगर गलत हो गया तो एडजस्ट कर लेना, कभी कोई स्पेलिंग याद नहीं आता है। आई एम गुड एट इंग्लिश बट याद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ओके। तो बैलून का वॉल्यूम क्लोज वेसल में आता है, लेकिन मूविंग बाउंड्री। आप खुद सोचो ना, बैलून में आप लोग अगर फूंक मारते हो तो बैलून धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्लोज वेसल, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपांड बहुत हो जाए, अप टू अ सर्टन लिमिट इट एक्सपांड्स। आप बोल लो ऐसे, अगर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूँगा और एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँगा। एक तो फर्स्ट हो गया बैलून, दूसरा ऐसे, अच्छा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपने एक वेसल ले लिया, जिसमें कुछ ले लिया आपने अमाउंट, यहाँ पे ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, वेसल विथ अ पिस्टन, वेसल विथ पिस्टन, ठीक है। अब ये पूरा फिक्स्ड है। अब आप पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर इसको मैं पिस्टन को ऐसे नीचे कर दिया तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा। अगर मैं ऐसे ओपन किया तो क्लोज तो है वो, यानी कि इसमें जो अमाउंट होगा वो फिक्स्ड है, लेकिन जो लेंथ है बच्चों वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज क्लोज्ड वेसल। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, राइट। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो।
ओके बच्चों, क्लोज वेसल आपको समझ में आ गया। इसमें आप क्या बोल सकते हो, मैं हमेशा बोलता था ना कोई अंदर ना कोई बाहर, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, सब यहाँ पे कैद हो गए आप लोग। ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, सब लोग आप लोग कैद हो गए उसमें। ठीक है, ओके बच्चों। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो आता है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। लिखो वेसल विथ कनेक्टेड वेसल्स, लिख लो कनेक्टेड क्लोज वेसल्स। कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में इसका नाम भी बहुत अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेसल है, यहाँ से ये कनेक्टेड है दो वेसल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो मैंने अभी बंद करके रखा है, यहाँ पे कुछ कॉर्क या कॉक टाइप लगा दिया है कुछ, जैसे वो कुछ मूव नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे V1, यहाँ पे T1, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रेशर है P1, यहाँ पे V1, यहाँ पे T1, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्लोज वेसल, लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है लेकिन उन दोनों के बीच में मैंने कॉर्क लगा दिया है। अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने उस कॉर्क को मैंने उस कॉर्क को हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब मैंने इसको हटा दिया, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग है सुनना, कि जब भी मैं इसको हटाऊंगा दोनों साइड के जो प्रेशर है बच्चों, वो तब तक गैसेस मूव करते रहेंगे जब तक प्रेशर कांस्टेंट ना हो जाए। जब मैं इसको निकाल दूंगा, दोनों साइड के प्रेशर जब तक सेम नहीं होते तब तक गैसेस क्या करेंगे बच्चों, मूव करते रहेंगे। ठीक है, अंटिल द प्रेशर ऑफ बोथ साइड becomes equal, gases will move. Until the pressure of both side becomes equal, gases will move. यानी कि इस साइड पे प्रेशर हो जाएगा P, इस साइड पे प्रेशर हो जाएगा P, और यहाँ पे जैसे V1 V2 था, नॉर्मली V1 T1 V2 T2, खुल गया ये। ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट और एक इम्पोर्टेंट क्या है, देखो बच्चों इस क्लोज वेसल में यहाँ पे जो N1 था, यहाँ पे जो N2 था, दोनों फिक्स्ड है। जब आपने इसको खोल दिया तो गैसेस ऐसे मूव करने लगे, यानी कि हमने तो कुछ एक्स्ट्रा गैस ऐड नहीं किया है ना। तो जब मैंने इसको खोल दिया, जैसे ये सिस्टम बन गया, इसके बाद यहाँ पे जो मतलब कंबाइंडली जो N1 N2 होगा वो भी फिक्स रहेगा, क्योंकि ना कोई अंदर ना कोई बाहर, ना गैस अंदर आया ना गैस बाहर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि इस केस में आप ये बोल सकते हो N, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखते हैं, चलो, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। क्यों है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। इसको लिख लेना अपने हिसाब से, N बिफोर मिक्सिंग, समझ में आएगा, चलो ये तो समझ में आएगा। ठीक है, N1 N2 था, कंबाइंड होके था, जब हमने उसको खोल दिया दोनों क्या हो गया बच्चों, N1 N2 भी, मतलब बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, P1 V1 T1 N1 गिवन है, हमें इक्वेशन क्या पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से N क्या मिलेगा बच्चों, N का फॉर्मूला क्या होगा, PV बाई RT। क्या होगा बच्चों, PV बाई RT। यहाँ पे देखो सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेट, N1 प्लस L2, ऐसे ना करके फॉर्मूला N का क्या मिला बच्चों हमें, N का क्या फॉर्मूला मिला बच्चों, PV बाई RT। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे P1 V1 बाई RT1, क्योंकि R तो फिक्स है यार, RT1 प्लस
यहाँ पे कितना है, बिफोर मिक्सिंग के हम लोग कैलकुलेट करिए, बिफोर मिक्सिंग है, दिस इज आफ्टर मिक्सिंग। सॉरी इसको P1 V1 मैंने लिख दिया है, P2 V2, दिस इज T2, मैंने गलती से वो लिख दिया है, ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो दिस विल बी P2 V2 बाई RT2 इक्वल्स टू, आफ्टर मिक्सिंग कैलकुलेट कर लो। देखो बच्चों, आफ्टर मिक्सिंग दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि P, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, PV1 बाई T1 प्लस PV2 बाई T2, अरे R भी है, RT2, ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट, और ये आपको समझ में भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे सारे टर्म से क्या कर दो बच्चों, R को कैंसिल आउट कर लो, तो क्या बनेगा, और यहाँ पे P भी कॉमन हो जाएगा, तो देखो क्या करते हैं, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2, सारे टर्म से मैंने R को हटा दिया, T2 इज इक्वल्स टू P V1 बाई T1 प्लस P V2 अपन T2। समझ में आ गया ये बात, यही बस कॉन्सेप्ट है, वैल्यू गिवन होगा उसके हिसाब से आप चीज़ें याद रख लेना। फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, जो गैस लॉ के फॉर्मूलाज है उनको याद रखना है, लेकिन इन फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, इन फॉर्मूला को हम लोगों को समझना है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे वैल्यू से होगा, ज़रूरत पड़े तो कॉन्सेप्ट अगर कुछ घुमा के दे दिया, आपने ये फॉर्मूला रटा होगा तो एग्जाम में तो काम में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस पर कॉन्सेप्ट समझना, फिर चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में भी लगने वाला है, तो इसीलिए इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग से समझना और अच्छे से समझना। और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों नोट्स प्रॉपरली नहीं बना रहे, तो नोट्स प्रॉपरली बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि जितने अच्छे से आप नोट्स बनाओगे बाद में आप लोगों को ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों बुक पढ़ के जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत हेक्टिक भी लगता है। अगर आपने अभी से बुक और क्लास के नोट्स इन सब को कंबाइन करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंबाइन करके नोट्स बनाया तो एग्ज़ाम के टाइम में वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन दे पाता है। जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर दिया ना बच्चों, मेरे आंसर के देने से पहले मैं देखो बच्चों, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, और इस क्वेश्चन को देख के ऑनेस्टली अपना आंसर देना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर देखते हैं आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। आप लोग पहले कमेंट लिख के रखना, अपने नोटबुक में आंसर निकाल के रखना। अगर मेरा आंसर आपके आंसर से मैच किया तो आपका आंसर लिखना और साइड में लिखना सर आई एम करेक्ट, सर माई आंसर इज करेक्ट, ऐसे लिखना। देखते हैं कितने बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ पाता है। लेट्स सी क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन पे ना अगर आप लोग फॉर्मूला बेस्ड जाओगे तो बहुत गलती करोगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली ऐसा एक चैप्टर है, अगर कोई पढ़ाना चाहे ना बच्चों 4-5 क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आज ये चैप्टर पूरे चैप्टर से कनेक्टेड है और इसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को तोड़ना। वेसल ओपन टू एयर इज हीटेड, यानी कि एक ओपन वेसल की बात हो रहा है, तो चलो बनाते हैं एक ओपन वेसल। तो चलो जी, बन गया एक ओपन वेसल। अब ओपन वेसल में क्या बोल रहा है वो कि टेम्परेचर हमने दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस क्या 300 केल्विन होता है? यस 300 केल्विन। कैसे पता चला? 27 + 2 73। ऑल राइट, सच दैट 3/5 ऑफ एयर इन इट एक्सपेल्ड आउट। यहाँ पे बच्चों मान लो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर था, ठीक, कुछ एयर था यहाँ पे अंदर, ओपन वेसल तो है, कुछ एयर था इसमें। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें से 3/5 एयर जो क्या हुआ, 3/5 एयर एक्सेल्ड आउट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया। तो यानी कि अगर मेरे पास n था, 3/5 ऑफ n बाहर निकल गया, तो रेस्ट कितना बचा मेरे पास बच्चों? n - 3n/5। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे,
2n/5, यानी कि यहाँ पे मान लो n था, इसको मैंने हीट किया तो ये बाहर निकल गया, तो 2n/5 बचा। तो क्या 2n/5 इतने में रहेगा? बच्चों गैस है, ओपन वेसल है, यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स अगर इतने वॉल्यूम में कवर्ड होके था ना, तो अगर आप लोग 2n/5 भी करते हो वो भी इतने वॉल्यूम में कवर्ड हो जाएगा। वो भी क्या होगा बच्चों? वो भी उतने नंबर ऑफ वॉल्यूम को कवर कर लेगा। यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में n नंबर ऑफ मोल्स भी वॉल्यूम कवर कर रहा है। 2n/5 नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, लेकिन वो भी स्प्रेड आउट हो गया, है ना? वो भी क्या हो गया बच्चों? स्प्रेड आउट हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल सोचो, मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ बच्चों, उसको मैं क्लोज कर दिया और मैं क्या किया, कुछ स्प्रे करने लगा। जो मस्कीटो भगाने के लिए जो स्प्रे करते हैं उसको मैंने स्प्रे किया। ऐसे पूरा स्प्रे करता गया, रूम भर गया, पूरा भर गया रूम। तो बहुत धुआं कर दिया मैंने, धुआं कर दिया पूरा रूम, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा विंडो खोल दिया तो कुछ एयर बाहर निकल गए, फिर मैंने विंडो बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जितने धुआं रूम में बचा होगा वो पूरा रूम को कवर करेगा। ऐसा थोड़ी ना है यार कि मान लो मैंने कुछ लेते हैं 10 लीटर, मान लो 10 लीटर गैस मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे स्प्रे किया हुआ है, तो यहाँ से मैंने कुछ भगा दिया। तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, आप 10 में से तो 5 भगा लिए, तो यहाँ से जो थोड़ा एयर बचा है वो आपको कवर करेगा, बाकी एयर क्या रहेगा? खाली रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अगरबत्ती जलाओ या फिर आप मस्कीटो का जो धुआं करो, वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट होकर रहेगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ गैस। सो दैट्स वाई n नंबर ऑफ मोल्स अगर इतने को कवर कर रहा है, 2n/5 भी पूरे एयर को कवर करेगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, एंड ऑब्वियसली प्रेशर तो कांस्टेंट है ही। ओपन वेसल सिस्टम है यार, ओपन वेसल में प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ही, ठीक है? तो यानी कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है n। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा था, P1V1 बाई N1T1 इज इक्वल्स टू P2V2 बाई N2T2, ठीक है? इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यानी कि P तो कांस्टेंट हो गया तो P को काट दो, V तो कांस्टेंट हो गया V को काट दो। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 1 बाई N1T1 इज इक्वल्स टू 1 बाई N2T2। कितने टेम्परेचर में हीट किया गया ये पूछा है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? तो आई गेस N1 को हमने n लिया है, N1 को क्या लिया है बच्चों? n। N2 को कितना लिया है बच्चों? 2n/5। तो एक काम करते हैं, 1 बाई n इंटू 300 इज इक्वल्स टू 1 बाई N2 के जगह पे 2n/5, यानी कि 5 आ गया ऊपर। यहाँ पे T2 हमें निकालना है, तो n से n हो गया कैंसल, और 300 से 2 यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 150। तो T2 क्या आ जाएगा बच्चों? T2 आ जाएगा 150 इंटू 5 विच इज 750 केल्विन। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 750 केल्विन, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का आंसर 750 आया है ये मुझे बता दो। और बहुत बच्चों का आंसर वैरी किया होगा। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर बच्चों वैरी करता है, यानी कि सिर्फ फॉर्मूला रटना, फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सोचो यार, ये डे टू डे बेस्ड लाइफ क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसलिए सच बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है? ऑल राइट देन, तो क्वेश्चन को पढ़ लो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ो प्रॉपरली। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए शॉर्ट में नहीं लिखा मैंने, प्रॉपर क्वेश्चन को लिखा ताकि आपको फील हो कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसका फील भी आना चाहिए क्वेश्चन का। जो मैंने अभी एप्लीकेशन पढ़ाया आपको उसी के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और मज़ा आने वाला है। देखो बच्चों, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। क्वेश्चन को देखना, डरना मत, ये पहला पॉइंट है क्वेश्चन का। 2 क्लोज बॉल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेनिंग एन आइडियल गैस एट प्रेशर Pi, टेम्परेचर Ti आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन इन फिगर। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना मैं लिखा हूँ ना बच्चों, इसको आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये डायग्राम में सब समझा दिया है। वो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि 2 ट्यूब को अगर हमने, या फिर 2 क्लोज बॉल्स को अगर हमने यहाँ पे नैरो ट्यूब से कनेक्टेड किया है, यानी कि जो नैरो ट्यूब है इसका जो वॉल्यूम है हम उसको नेग्लिजिबल ले रहे हैं।
यहाँ पे टी आई पी आई था, यहाँ पे भी टी आई पी वी आई इनिशियल कंडीशन में कंडीशन गिवन था, ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो ये पूछ रहा है कि अब दोनों का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब सेम है, ये वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इफ टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब्स इज रेज टू T2। अब फिर से थोड़ा डायग्राम को बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। लब पर आए टी आई भी पी आई एंड हियर इट इज टी आई टेम्परेचर T2 टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया, याद रखना इस बात को। T2 यहाँ पे P और यहाँ पे पी आई, क्योंकि प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, बस टेम्परेचर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सॉरी, प्रेशर चेंज नहीं होगा बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर भी P2 हुआ है, फाइनल प्रेशर जो है P2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है बच्चों कि इस कंडीशन के लिए जो P2 होगा उसका फॉर्मूला निकला। एक्चुअली 4 ऑप्शन गिवन था, मैं ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। देखो बच्चों करेंगे क्या, एक सिंपल सा फंडा है, N बिफोर मिक्सिंग, अभी तो हमने किया था, N बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू N आफ्टर मिक्सिंग, N बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू N आफ्टर मिक्सिंग। तो बच्चों जल्दी से जल्दी बता दो मुझे, N बिफोर मिक्सिंग क्या होगा इस वाले केस के लिए, पी आई टी आई अपॉन वी और R, ठीक है, प्लस इसका भी क्या होगा, पी आई टी आई अपॉन वी R इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों जब इसका प्रेशर P2 होगा, यानी कि ये PI था, ये P2 हो गया। मैंने बाद में ये PI क्यों लिखा था उसको समझाता हूँ, PI मत लिखो, PI यहाँ पे था, यहाँ पे P2 था पूरा, P2 क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, यानी कि पूरा का जो प्रेशर है वो चेंज हो गया। तो यानी कि जब तक ये बैलेंस ना हो तब तक एक्सचेंज होता रहेगा, अनटिल प्रेशर ऑफ बोथ बल्ब्स बिकम इक्वल, मूवमेंट होता रहेगा। यानी कि ये पी आई है, P2 है, ऐसा एक कंडीशन आएगा बच्चों, मिक्स मतलब मूवमेंट होते होते दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा। यहाँ पे पी आई था, यहाँ पे P2 था, जैसे ही प्रेशर चेंजेस हुआ वो दोनों आपस में मूवमेंट बैलेंस कर करके एडजस्ट करके दोनों का प्रेशर को क्या कर देंगे बच्चों, सेम कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैंने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला रटोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। P भी अपॉन पी वी, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया ना मैंने, पी वी इज इक्वल्स टू NRT, यहाँ पे टी आई नीचे होगा बच्चों, पी आई वी अपॉन टी आई, यहाँ पे P1 पी वी इक्वल्स टू NRT ना, सॉरी माई बैड, टी आई, तो यहाँ पे भी होगा पी वी बाई टी आई इंटू आर प्लस यहाँ पे होगा पी वी, प्रेशर तो कांस्टेंट है, पी वी बाई T2R। क्या ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? वी आर सारे टर्म से हटा दो, उठा के फेंक दो, तो क्या बन जाएगा। अच्छा और एक बात देखो बच्चों, यहाँ से वी बाई आर हटा दो, दोनों साइड पे पी आई बाई टी आई, तो ये जो लेफ्ट साइड होगा यानी कि वी बाई आर सारे टर्म से हटाएंगे, फिर ये लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2PI अपॉन टी आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P, यहाँ पे क्या बचेगा 1/TI, क्योंकि दोनों में P कॉमन आ रहा है, प्लस 1/T2। देखो शायद क्वेश्चन में I के बदले में 1 भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन को समझो। तो ये क्या बन गया बच्चों, P होल इंटू TI/T2 और यहाँ पे TI प्लस T2। तो P तो हमें निकालना है, क्या यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे आंसर कैसे करेंगे, यहाँ से आना, क्या लिखा है यहाँ पे आंसर लिखने के लिए जगह छोड़ता, वाह। 2PI बाई TI इज इक्वल्स टू P होल इंटू TI प्लस T2 डिवाइड बाई TI/T2, कैंसिल कर दो TI, तो P निकालना है हमें,
तो क्या हो जाएगा 2pi होल इंटू ये T2 इधर आएगा, T1 T2 इधर डिवाइड होगा Ti प्लस T2, ये हो जाएगा प्रेशर, ये हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। हाँ डिफ़िकल्टी कहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाओ, बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप लोगों ने बैरोमीटर, मानोमीटर, इन सब के बारे में सुना होगा, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।